अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 5 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्राइक फ्रैक्शंस एंड फार्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो लाजमी देख लें। वो आपको हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने में। तो इस चैप्टर की जो जितनी भी एक्सरसाइज है मैंने उससे रिलेटेड काफ़ी कंटेंट अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो अगर आप इसके बाकी सॉल्यूशंस जो कि मैं अपलोड कर चुका हूँ वो देखना चाहते हैं तो आप उस प्लेलिस्ट का लिंक जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वो आप फॉलो कर सकते हैं। आप उस लिंक के ज़रिए उस प्लेलिस्ट तक पहुँच जाएंगे जहाँ पे मैंने बाकी सॉल्यूशंस इसके अपलोड किए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जितनी भी फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं आपने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में ही इनका आंसर आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है हमने इनके जो आंसर्स हैं उनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसी फॉर्म को कहते हैं जिसमें मुकम्मल जो है किसी भी किस्म की कोई भी कटिंग या कोई किसी भी किस्म की सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश नहीं होती। यानी ऐसी फॉर्म जो बिल्कुल फाइनल फॉर्म होती है उसमें कोई और चीज़ आप सॉल्व या कट नहीं कर सकते, वो एक तरह की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसके पार्ट नंबर ए से और देखते हैं हम किस तरीके से इनको फ्रैक्शन फॉर्म में और सिंपलेस्ट फॉर्म में एक तरह का लिख सकते हैं इनके सोल्यूशन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए को। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको नज़र आ रहा है। आप क्वेश्चन नंबर 4 लाजमी देख लीजिएगा, उसमें मैंने कुछ रूल्स बताए हैं एलसीएम के, वो आपको इसमें हेल्प करेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। अगर आप वो नहीं देखते हैं तो शायद हो सकता है आपको थोड़ी बहुत जो है मुश्किल आए, वरना मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको चीज़ें यहाँ पे आसान रहें और आप इजीली समझ पाएँ। तो सबसे पहले आप देखिए हमने यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं, उनके दरमियान एडिशन का साइन है, हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो एलसीएम्स लेने से मुतल्लिक मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था, अगर यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में टर्म्स लिखी हों आप इनको अगर सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, अगर ये सॉल्व होकर कोई फ़ायदा देती हैं तो आप पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे जाएं। तो a+3 को तो सॉल्व नहीं कर सकते, ये पहले ही बहुत सिंप्लीफाई हुआ लिखा हुआ है, इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है a² + 4a+3। अब जब भी यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें ये आपके पास कोई लेटर यहाँ पे अल्फ़ाबेट आता है, उस पर हाईएस्ट जो डिग्री इन्वॉल्व होती है वो 2 होती है, तो इसको हम अक्सर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ऐसी एक्सप्रेशन के लिए हम काफ़ी हद तक जो है एक मेथड यूज़ करते हैं इसको ब्रेक करने का, जिसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, या कभी कभार उसको मिड टर्म ब्रेक मेथड भी बोलते हैं। वो इसी बुक की चैप्टर नंबर 3 में मैंने समझाया हुआ है कि जब भी इस तरह की टर्म्स दिखने में कोई आए तो आप उसको मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए उसको फैक्टर्स में तब्दील कर सकते हैं। तो उसका क्या स्टेप होता है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपने देखना होता है a² के साथ जो भी स्क्वायर वाली टर्म है, जिस तरह यहाँ पे a² है, इसके साथ क्या लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर कुछ लिखा होता है तो उसको आखिरी वाली टर्म से, जो कि कांस्टेंट टर्म होती है जिसमें कोई भी ABC कोई भी लेटर नहीं आ रहा होता, उससे मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो क्योंकि a² के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम इसी को मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है, हम ये आखिरी टर्म ही देखेंगे। अगर कुछ लिखा होता तो उसको आखिरी टर्म से मल्टीप्लाई कराते और उस टर्म को देखते। तो अभी a² के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मैं सिर्फ यही देखूंगा कि ये लास्ट टर्म क्या है। तो लास्ट टर्म क्या है 3। तो हमने ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से यही नंबर आए, ये जो लास्ट वाला नंबर है, और उन्हीं दो नंबर को अगर आप ऐड करें या आप कह लें सब्ट्रैक्ट करें, दोनों केसेस में मैं समझा देता हूँ ये चीज़, तो आपको मिडिल टर्म मिले। मिडिल टर्म किसको बोलते हैं, जो यहाँ पे इस लेटर के साथ लिखी हुई यानी +4। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आए और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करने से ये मिडिल टर्म जिसको यहाँ पे +4 लिखा हुआ है वो मिलनी चाहिए। तो बहुत आसान है। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आता है, तो वो है 3 और 1। 3 1 ज़ा करें तो क्या आता है, 3 1 टाइम्स कितना होता है 3 होता है। और इन्हीं दो नंबर को प्लस कर दें, 3 + 1, यानी मैं प्लस पे टिक लगा रहा हूँ यानी प्लस करना है। तो 3 + 1 क्या होता है 4। तो यानी हमारी मिड टर्म ब्रेक एक तरह की हो गई है। अब हमने बस इसको लिखना होता है, तो किस तरह लिखना है मैं यहाँ पे बताता हूँ। आप पहले लिखें 2/a+3, प्लस का साइन डालें, 3 लिखें। जब भी मिड टर्म ब्रेक करते हैं जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होती है वैसी लिखनी होती है। तो a² भी वैसे लिख लें, यहाँ पे +3 भी वैसे का वैसे लिख लें। अब इनको किस तरह लिखना होता है, आपने यहाँ से लिखना है। पहली टर्म कौन सी है 3, आप यहाँ पे लिखें 3। जो भी वेरिएबल होता है ABC जो भी यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है वही लिखना है। यहाँ पे A है तो यहाँ पे भी आपने A लिखना है। अब इसके पीछे एक साइन लगाना होता है, आपने देख लेना यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक के साथ क्या साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। तो इन दो में से जो बड़ा नंबर होगा ना उसके पीछे वही साइन आएगा जो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे प्लस का है तो इन दोनों में बड़ा नंबर 3 है, तो 3 के पीछे प्लस का साइन लगाएंगे, तो आप यहाँ पर लगा लें प्लस। आगे अगला नंबर लिखें वो है 1।
उसके साथ भी वही वेरिएबल यूज़ करें, वही लेटर यूज़ करें। तो यहाँ पे आ रहा है तो ए आ रहा है, तो यहाँ पे ए लिखें। अब इधर कौन सा साइन आएगा, इधर साइन आपने खुद सोच समझ के लगाना है। तो देखिए 3 में +1 करने से 4 बनेगा, 3 में -1 करने से तो 4 नहीं बनेगा। दो ही ऑप्शन है, या तो प्लस लगाएंगे या तो माइनस। तो 3 में +1 करने से 4 बन सकता है, 3 में -1 करने से 4 नहीं बनेगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, प्लस। तो ये हो गई आपकी मिड टर्म स्प्लिटिंग ऑफ 4a टर्म, यानी इस टर्म की आपने मिड टर्म स्प्लिट कर ली। ये जो 4a थी मिड टर्म थी, इसको आपने अलग अलग करके ब्रेक करके लिख लिया, इसलिए इसको हम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। तो मैंने इसको डिटेल क्वेश्चन नंबर 3 जो चैप्टर नंबर 3 है सॉरी, इसी बुक का उसमें समझाया हुआ है, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अब अगला काम क्या होगा, अब आप इस चीज़ को वैसे ही लिखें, प्लस का साइन डालें, 3 लिखें। अब आपने कॉमन लेना होता है, पहले इन दो में कॉमन, फिर इन दो में कॉमन। तो इन दो में देखें, दोनों में ए आ रहा है, तो जो लेटर होता है इसकी सबसे छोटी पावर हमेशा कॉमन में लेते हैं। तो इसकी पावर 1 है, इधर ए की पावर 1 है, इधर ए की पावर 2 है, तो ए की पावर 1 तो कॉमन में आ जाएगी, ब्रैकेट्स डालें, और तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो ये 2 ए थे, ए के बाहर आ चुका है, तो अंदर लिखेंगे सिर्फ ए के, प्लस यहाँ 3 के साथ एक ही ए था, वो बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे 3, प्लस का साइन। इन दो में से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन होता है, ब्रैकेट्स, बाकी सारा वैसे ही लिख देंगे a+3। अगर कॉमन होता तो उसी की जिस तरह यहाँ पे किया है वैसे यहाँ पे भी करना पड़ता। तो आपको कॉमन लेना भी आना चाहिए कि छोटी टर्म्स कॉमन लेते हैं, जो टर्म बाहर आ जाती है उसके बाद जितनी बचती हैं वो सारी ब्रैकेट्स के इनसाइड आती हैं। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो टर्म आप कॉमन लेंगे उसको इस पर भी डिवाइड करा दें, जो आंसर आएगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दें। जैसे a² को a पे डिवाइड करेंगे तो a के कट जाएगा, एक ही बचेगा, यहाँ पे लिख दें। 3a को a पे डिवाइड करेंगे तो a से कटेगा, सिर्फ 3 बचेगा, तो यहाँ पे लिख दें। तो इस तरीके से भी आप कॉमन ले सकते हैं। मैंने आपको आसान तरीके से इस तरह बता दिया कि ये 2a थे तो a के बाहर आ गया तो अंदर 1 बचा, यहाँ पे 1a था वही बाहर आ गया तो यहाँ पे कोई भी नहीं बचा, तो कोई भी नहीं लिखा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगला स्टेप है 2/a+3 वैसे का वैसे ही, प्लस 3 भी वैसे का वैसे ही। अब जो चीज़ यहाँ पे 2 मरतबा आ रही होती है ना, उसको एक मरतबा लिखते हैं। तो a+3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको भी हम एक तरह का कॉमन ही लेना बोलते हैं। तो यहाँ पे एक मरतबा a+3 लिखेंगे, और जो चीज़ यहाँ पे और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर होगी इनको मिलाकर लिखेंगे। तो ये a है और ये +1 है, तो इनको मिला के लिख लें ब्रैकेट्स में a+1। ये हमने इस चीज़ की मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड करके इसको इसके फैक्टर्स में बदल दिया है। इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, और इस मेथड को हम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं या मिड टर्म ब्रेक मेथड बोलते हैं। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब आपको एलसीएम लेने में आसानी होने वाली है। तो अब यहाँ पे एलसीएम का कौन सा रूल लगाएं, तो मैंने आपको रूल बताया था, जब भी एलसीएम में कोई चीज़ सेम हो, उनकी पावर भी सेम हो, वो एग्जैक्टली सेम हो, तो उन दोनों चीज़ों को एक दफ़ा लिखेंगे। आप यहाँ पर लाइन लगाएँ, इधर भी a+3 है, इधर भी a+3 है, इन दोनों को ये बिल्कुल सेम है, तो जो चीज़ सेम है उसको एक मरतबा लिख लें। यहाँ पे आप लिख लें a+3, और जो डिफरेंट है, जिस जैसा कोई भी नहीं लिखा हुआ है, उसको भी एक दफ़ा लिख लें। तो ये इसका हो गया एलसीएम। अब आगे स्टेप आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 4 में बताए हैं कि यहाँ से शुरू करें, पहली फ्रैक्शन से जो उसके नीचे लिखा हुआ है। तो इधर भी a+3 है, इधर भी है, तो जो चीज़ सेम होगी वो कट जाती है, जो बचती है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a+3 सेम है, छोड़ दें, कट गई, सिर्फ क्या बचा a+1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय a+1, ये ब्रैकेट्स का मतलब है ये 2a+1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का साइन। अब इधर भी ऐसे ही करेंगे, a+3 भी इससे कट गया, a+1 भी कट गया, तो सब ही कट गया, कुछ भी नहीं बचा। तो यानी जो चीज़ ऊपर है बस वही लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो ऊपर है वही लिख लेंगे 3। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाला स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a आएगा, प्लस का साइन। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, आगे प्लस का साइन और 3, और नीचे जो चीज़ लिखी हुई है वो वैसी का वैसे लिख दें, यानी a+3 और a+1। आगे आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स तो a जैसी टर्म तो और कोई है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 2a ही आपको लिखना पड़ेगा। और 2 + 3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। तो यहाँ पे लिख दें 5, और नीचे आ जाएगा a+3, और यहाँ पे आ जाएगा a+1। ये इसका आंसर है। ये पार्ट नंबर A को हमने सॉल्व करके उसका आंसर निकाल लिया है। देखें ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखा हुआ है, ऊपर नीचे भी है, और ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आपको ये मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड लाजमी आना चाहिए। आप इसके लिए जो चैप्टर नंबर 3 मैंने करवाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, उधर देख लें। ये मैंने पूरा मेथड वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, थोड़ा इसमें टाइम लगता है समझाने में, तो अगर वीडियो लंबी हो जाए तो उसके लिए माजरत। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर A। अब इसका ज़रा पार्ट नंबर B स्टार्ट करते हैं।
तो अब यहाँ पे मैंने ये पार्ट नंबर बी लिख लिया है, तो पार्ट नंबर बी को भी हमने पार्ट नंबर ए की तरह ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख लें फिर दोबारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रही है डिग्री 2 वाली, तो इसको आपको फिर से मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड के ज़रिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तो सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन ये सिंप्लीफाई हो सकती है, तो इसलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि एलसीएम लेना आसान हो। और यही मैंने आपको रूल समझाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब भी एलसीएम लेने लगें तो पहले इन दो में अगर कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है जो आपको फ़ायदा दे तो वो कर लें, फिर स्टेप नंबर 2 पे जाएँ। तो आइए पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है बी स्क्वेयर माइनस 5b माइनस 6, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको बी स्क्वेयर माइनस 5b माइनस 6। मैंने अभी आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड का जो स्प्लिटिंग मेथड है उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है कि जो भी यहाँ पे स्क्वायर के साथ नंबर लिखा होगा उसको आपने लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बस फिर ये आखिरी नंबर ही हमारे लिए काफ़ी होता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ बी स्क्वायर के साथ, तो माइनस 6 ही काफ़ी है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब दो नंबर ऐसे ढूंढने होते हैं हमें जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें ये वाला नंबर मिले, -6 मिले, और उन्हीं दो नंबर्स को फिर हम मैनिपुलेट करके थोड़ा सा उनमें साइंस वगैरह डाल के ये वाला नंबर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म, यानी -5 बनाते हैं। तो पहले तो दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करके हमें -6 मिले। अब वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमें -6 मिलता है? तो अब एक नंबर तो आपके पास हो सकता है 6 और एक हो सकता है 1, क्योंकि 6 वन ज़ा क्या होता है 6। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये रह गया कि हमें तो चाहिए -6, तो हमें इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो कोशिश ये आपने करनी है कि इन दोनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है जैसे 6, उसके साथ वो साइन लगाएं जो यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे मिड टर्म के साथ माइनस का लगा हुआ है, तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर है उसके साथ वही साइन लगाएं। तो इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो इसके पीछे आप लगा दें माइनस। तो अब देखिए -6 को मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो ये आ जाता है -6। तो इससे पता चल गया कि ये दो नंबर हमें ऐसे मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करने से -6 तो आ रहा है। अगर ये साइन लगाने के बाद भी ना आए तो फिर इस नंबर के साथ भी कोई ना कोई साइन चेंज करने पड़ते हैं ताकि ये वाला नंबर बन जाए। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन एक बार आप कर लेंगे तो प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप ये चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अब ये दो नंबर मिल गए। अब हमने बस ये चेक करना है क्या इन दो नंबर को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से किसी तरीके से हम ये नंबर बना सकते हैं या नहीं। तो अगर मैं इस नंबर को लिखूँ -6 और इसको ऐड कर दूं इस वाले नंबर में 1 में, यही दो नंबर होने चाहिए। तो देखिए मैंने यही दो नंबर यहाँ से उठाए हैं, -6 और 1, बस ऐड करके देख रहा हूँ। तो प्लस माइनस क्या होता है -6 में से 1 जाएंगे, आएगा 5 और साइन आएगा माइनस का। तो यही क्या लिखा हुआ है यहाँ पे -5। इसका मतलब वो दो नंबर जो आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं वो है एक -6 और दूसरा है +1। अब आइए इसको लिख लेते हैं। तो ये बहुत ईजी हो गया। अब आप यहाँ पर लिखेंगे 1, फर्स्ट और लास्ट टर्म हमेशा वैसी लिखनी पड़ती है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ b², यहाँ पे लिख रहा हूँ -6। अब ये दो टर्म्स लिखनी है आपने। पहले लिखनी है -6 साथ जो यहाँ पे लेटर आ रहा होगा वही लिखना है उसके b, फिर लिखना है +1 अगला नंबर, उसके साथ भी वही लेटर जो यहाँ पे आ रहा है b। ये आपने गारंटी कर लेनी है यहाँ पे कि जो नंबर के पीछे यहाँ पे साइन है वही यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक के साथ होना चाहिए, यानी इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके पीछे वो साइन होना चाहिए जो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक के पीछे लिखा हुआ है। अब आगे सारा स्टेप वही रहेगा। इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं b/b-6, वैसे उतार लिया। अब आपको मैंने बताया इनमें से कॉमन निकालें, इन दो में से और इन दो में से। इन दो में से b कॉमन आ रहा है, तो जब आप b कॉमन निकालेंगे तो ये दो b हैं, एक b बाहर आ चुका है तो यहाँ पे एक b बचेगा। 6b में से एक b बाहर आ चुका है तो यहाँ पे सिर्फ 6 बचेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसमें 1 कॉमन होता है। बाकी सारा वैसे ही लिख देते हैं, b लिख दें या 1b लिख दें, एक ही मतलब है। और आगे वाला वैसे का वैसे b/b-6। अब जो चीज़ दो मरतबा आ रही होती है इनको एक मरतबा लिख लेना है। जिस तरह मैंने आपको बताया, आप लिखेंगे 1/, जो चीज़ दो मरतबा आ रही है एक मरतबा, यानी b-6, और ये जो इधर और इधर ब्रैकेट्स के बाहर होती है इनको मिलाकर लिख लेना है। तो ये हो जाएगा b+1 और आगे आ जाएगा -b/b-6। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड के ज़रिए इसको फैक्टराइज करके यहाँ तक ले आए हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे जो भी चीज़ आपके पास आएगी उसमें कुछ ना कुछ आपको कॉमन नज़र आएगा। तो देखिए यहाँ पे b-6 आ रहा है, यहाँ पे b-6 आ रहा है, तो इससे आपको एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो आइए अब इसका अगला स्टेप देख लेते हैं। तो अब इसका एलसीएम निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं। तो मैंने आपको ये स्क्वायर नहीं है, ये खाली वैसे ही लगा हुआ है।
तो यहाँ पे जो चीज़ सेम होती है, मैंने आपको बताया जो चीज़ एग्जैक्टली सेम होती है एलसीएम में, उसको हम एक मरतबा लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको एक मरतबा लिख लेंगे b-6 को, और जो चीज़ डिफरेंट होती है जिस जैसी कोई भी नहीं होती उसको भी एक दफ़ा लिख लेंगे। तो यहाँ पे b+1 एक दफ़ा लिख लेंगे। ये हो गया एलसीएम। आगे काम आसान है, इससे स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा। तो जब कुछ भी ना बचा हो तो जो चीज़ ऊपर लिखनी होती है बस वही आप लिखेंगे, तो 1 ऊपर आ जाएगा। आगे माइनस का साइन, इस पे चलते हैं। यहाँ पे b-6 है, यहाँ पे भी b-6 है, तो जो चीज़ सेम है वो कट जाएगी। तो b-6 से कट गया, सिर्फ क्या बचा b+1। जो बचेगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। तो b को मल्टीप्लाई करा दें b+1 से। इसको मैं यहाँ आगे सॉल्व कर रहा हूँ। अब हमने मल्टीप्लाई कराना है, लिखना है 1 माइनस b टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा b² प्लस माइनस माइनस b1 टाइम्स हो जाएगा b, और इधर आ जाएगा आपके पास b-6 इंटू b+1। तो यही इसका आंसर है। हम इससे आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसी आंसर को हम इस तरह ज़रूर लिख सकते हैं कि जो b² वाली टर्म है उसको पहले लिख लें, यानी पहले लिख लें -b², उसके बाद b वाली टर्म -b, और उसके बाद ये 1 वाली टर्म जो कि +1 है क्योंकि इसके पीछे कोई साइन नहीं है, और नीचे सारा ये। इनको भी आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, पहले b+1 लिख लें, बाद में b-6 लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं भी यहाँ इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, b-6 इंटू b+1। तो ये दोनों ही इसके आंसर ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी आंसर लिखेंगे तो वो ठीक है। मैं फिर बता दूं, आप b+1 पहले लिख दें या b-6 को पहले लिख दें, इनमें से इनकी जगह आगे पीछे करके लिख दें, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया हमारे पास इसके पार्ट नंबर बी का आंसर। अब चलते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। तो अब यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर सी लिख लिया है। तो पार्ट नंबर सी में फिर दोबारा आप देखें, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखी हुई है, डिग्री 2 वाली आपको यहाँ पे टर्म नज़र आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको फिर से स्प्लिटिंग मेथड करना पड़ेगा, मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिख लेता हूँ रफ में। तो ये है मेरे पास 2p² माइनस 8p माइनस 10। अब मैंने आपको कहा हुआ था, ये जो भी स्क्वायर वाली टर्म होती है इसके साथ देखना क्या लिखा हुआ है। जो इसके साथ लिखा होगा उसको आखिरी वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें 7 कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे 7 2 लिखा हुआ है, तो इसलिए अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 को आपने हमेशा, जो भी नंबर यहाँ पे होगा उसको हमेशा आखिरी नंबर से, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, जिसमें कोई भी लेटर नहीं आ रहा होगा, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -20। यानी आपको 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से आपको मिले -20। अब वो 2 नंबर कौन से हैं ये अब हमने ढूंढने हैं, और उन्हीं 2 नंबर को यूज़ करके हमने मिडिल टर्म भी बनाकर दिखानी है जो कि है -8। अब वो 2 नंबर कौन से हो सकते हैं? तो एक नंबर तो है 10 2 टाइम्स। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 10 और यहाँ पे लिख दूँ 2, तो 10 2 टाइम्स कितना होता है 20। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे तो -20 है, तो -20 यहाँ पे बनाना है हमें। इसमें से किसी एक के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे -20 बन पाएगा। अब ये आपके पास चॉइस है, लेकिन मैंने आपको आसानी के लिए बता दिया है कि जो नंबर यहाँ पे आप चूज़ करें उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, जैसे 10 नंबर है यहाँ पे सबसे बड़ा, उसके पीछे वो साइन पहले से ही लगा दें जो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक के पीछे आ रहा है। तो मिड टर्म ब्रेक के पीछे 8 के पीछे माइनस आ रहा है, तो आप इस 10 के पीछे लगा दें माइनस। तो -10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें -20 ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 10 2 20 होगा। तो अगर इससे काम चल जाता है ठीक है, नहीं चलता तो फिर इसके साथ दोबारा कोई प्लस या माइनस साइन लगा के देखें, तो हो सकता है वो बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो उसका मतलब है आप नंबर गलत चूज़ कर रहे हैं, फिर कोई और नंबर चूज़ करना पड़ेगा। अब हमने बस ये देखना है क्या ये 2 नंबर को प्लस या माइनस करके मिड टर्म ब्रेक बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती। तो अगर इसी नंबर को मैं लिखूँ -10 और उसमें प्लस करके देखता हूँ +2, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, और साइन बड़ी वैल्यू का तो आ जाएगा -8। तो देखिए मिड टर्म जो है -8 वो बन चुकी है। तो इसका मतलब ये जो 2 नंबर्स हमने चूज़ किए हैं ये बिल्कुल ठीक चूज़ किए हैं, यही हमारी मिड टर्म ब्रेक में हेल्प करेंगे। तो आइए अब इसको लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2p², फर्स्ट वाली टर्म वैसे, अब यहाँ से लिखेंगे -10, ये वाला लेटर यहाँ पे p, अगला टर्म है +2 तो यहाँ पे लिखेंगे +2, फिर ये वाली टर्म यानी p, और ये आखिरी वाली टर्म यानी -10। याद रहे यहाँ पे जो भी 2 बड़ा नंबर होता है उसके पीछे वो साइन लिखें जो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक के पीछे साइन आ रहा है, इससे आपको हेल्प मिलेगी। आगे ये वाली चीज़ वैसे ही लिख लेते हैं 2p/p-5। अब हमें आपको पता है इन 2 में से कॉमन ढूंढना है। अब इस केस में इन 2 में से कॉमन 2 भी है, क्योंकि अगर नंबर्स लिखे हों कुछ
और वो दोनों नंबर किसी एक ही नंबर पर डिवाइड होते हों और वो नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए जिस पे ये दोनों नंबर डिवाइड होते हों, तो वही हम कॉमन पे लिख सकते हैं। तो 2 और 10 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 है, तो 2 यहाँ पे आप लिखेंगे कॉमन। पी स्क्वायर और पी में से बता चुका हूँ, छोटी पार्ट जो होती है वो लेटर के केस में वो कॉमन आती है, तो पी कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट, अब ये 2 तो यहाँ पे बाहर आ चुका है कॉमन, तो इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। पी स्क्वायर में से एक पी कॉमन आ चुका है लेकिन एक पी बचेगा, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। माइनस 2 5 टाइम्स 10 होता है, जितने टाइम्स होता है वो यहाँ पे लिखते हैं, तो 2 5 टाइम्स 10 होता है तो यहाँ पे 5 आएगा। ये वाला पी भी बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं आएगा, इसे क्लोज कर देंगे। इधर भी 2 और 10 कॉमन है, यानी 2 कॉमन है, तो यहाँ पे आपको +2 कॉमन निकालना पड़ेगा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ब्रैकेट्स 2 तो बाहर आ चुका है, पी लिखेंगे, माइनस 2 5 टाइम्स 10 होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम कॉमन निकालते हैं। मैंने आपको बता भी दिया है, जो आप कॉमन ले रहे होते हैं वो आप इन दोनों पे डिवाइड कर दें, जो आंसर आता है वही ब्रैकेट्स के इनसाइड आ रहा होता है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। आगे ये वाली चीज़ वैसे मैं अभी लिख देता हूँ। और एक बात और इम्पॉर्टेंट होती है कि ये दोनों चीज़ें हमेशा सेम आएंगी। अगर ये नहीं सेम आती तो इसका मतलब है आपने मिड टर्म ब्रेक गलत करी है या मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड गलत करा है। और ऊपर 1 आ रहा है, यहाँ पे वैसे लिख देता हूँ। अब इनमें जो चीज़ सेम है उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी ऊपर लिखेंगे 1। जो चीज़ सेम है उसको एक दफ़ा, यानी p-5 को एक दफ़ा, और 2p और +2 को मिलाकर लिख लेंगे जो ब्रैकेट्स के बाहर होगा, यानी 2p + 2। और यहाँ पे भी 2p और p-5 को लिख लेंगे। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें, अब आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे भी p-5 है, यहाँ पे भी p-5 है, तो जो चीज़ सेम है उनको एक दफ़ा लिख लें एलसीएम के रूल के मुताबिक, और जो चीज़ डिफरेंट है जैसी चीज़ कोई भी नहीं है वो यहाँ पे वैसे ही लिख लें, 2p + 2। अब एलसीएम लेना है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचा, यानी जो चीज़ ऊपर लिखी होगी वही लिख देंगे, 1 प्लस का साइन। ये 2p लिख लें अभी फ़िलहाल। p-5 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2p + 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2p + 2। तो ये मैंने आपको चीज़ें समझाई हुई है क्वेश्चन नंबर 4 में, मैं इसलिए इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, कि इस सारे को इस पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसको मैंने आसान में यूँ बता देता हूँ कि जो चीज़ सेम है वो काट दें, जो बची हुई है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, तो भी बात कोई बनेगी। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस, नीचे मैं लाइन लगा के पहले लिख देता हूँ, नीचे है p-5 और 2p + 2। तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4, p टाइम्स कितना हो जाएगा p² प्लस का साइन, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4, और ये वाला p साथ आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर है। इसको ज़्यादा अरेंज करके लिख लें, यानी जो स्केयर वाली टर्म है उसको पहले लिख लें, उसके बाद ये वाली टर्म, और उसके बाद ये वाली टर्म। साइन वही हैं जो इनके पीछे पीछे आ रहे हैं, वो यहाँ पे लग रहे हैं, डिवाइडेड बाय p-5 और 2p + 2। तो यही इसका आंसर है। नीचे आप इस चीज़ को पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, या इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया इसके पार्ट नंबर सी का आंसर। अब इसी आंसर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप ऊपर वाली टर्म को वैसे ही रहने दें, और जो ये नीचे टर्म आपके पास लिखी हुई है, आप देखें इसमें दोनों में 2 आ रहा है, तो अगर इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक p प्लस, और ये 2 तो बाहर कॉमन आ चुका है तो इसकी जगह बचेगा 1, और ये चीज़ वैसे ही लिखते हैं p-5। तो ये आंसर भी कोट किया जा सकता है। ये आंसर भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड आंसर है, इसमें हर चीज़ सॉल्व हुई हुई है, तो ये आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखें, जो 2 कॉमन आ रहा था इन दोनों में वो मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिया, तो जो चीज़ कॉमन आ जाती है उसके अलावा जो बचती है वो ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। इस 2p के साथ जो 2 था वो तो बाहर कॉमन आ चुका था, इसलिए यहाँ पे p लिखा हुआ है, प्लस का साइन है, और ये 2 भी बाहर कॉमन आ चुका था, तो सिर्फ कुछ भी नहीं बचा, यानी वहाँ पे आपको 1 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया पार्ट नंबर सी का। तो अब हमने यहाँ पे ये पार्ट नंबर डी लिख लिया है। पार्ट नंबर डी थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 फ्रैक्शंस हमारे पास मौजूद हैं। हम इनका जिनको थोड़ा सा ब्रेक करके 2-2 फ्रैक्शंस करके इनका एलसीएम लेंगे। आप तीनों का इकट्ठा एलसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। इस वजह से मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि पहले हम इन 2 फ्रैक्शंस का एलसीएम लेंगे, जो आंसर आएगा उसका इस फ्रैक्शन के साथ एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इन 2 फ्रैक्शंस की बात करें तो यहाँ पर फिर आपको देखें ये क्वाड्रेटिक टर्म नज़र आ रही है, तो हमें यहाँ पर फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम इसका एलसीएम ले पाएंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, पहले ये वाली जो फ्रैक्शन है इसको तो हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x/x + y, ये तो मैंने वैसे का वैसे लिख लिया, प्लस का साइन, ये 4 भी वैसे ही लिखेंगे,
ये लाइन भी वैसे ही डालेंगे और नीचे इसको हमने मिड टर्म ब्रेक करना है। अब इसको किस तरीके से मिड टर्म ब्रेक करना है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको समझाया है बिल्कुल वही हमने यूज़ करना है। मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस 3xy प्लस 2y²। तो मैंने आपको बताया जो भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म होती है यहाँ पे 2 लिखी हुई हैं, तो हम इनमें से किसी एक को यूज़ कर लेते हैं। हम इस वाले को यूज़ कर लेते हैं जो फर्स्ट में लिखी हुई है। हम पहले इसके साथ देखेंगे क्या लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी 1 लिखा हुआ है या 1 भी आप ना माने तो कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब फिर ये होगा कि जो लास्ट में टर्म लिखी हुई है हमें उसको देखना होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा आएगा तो उसको लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है और फिर वो वाला नंबर देखना है जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। यानी ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके वो वाला नंबर जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा वो मिले, और प्लस या माइनस करके ये सेंटर वाला नंबर जिसको मिड टर्म बोलते हैं वो मिले। क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, 1 का होना कोई इशू नहीं है, क्योंकि 1 किसी से भी मल्टीप्लाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं है तो जो लास्ट में नंबर लिखा होगा हमने बस वही देखना है। तो इस वाई स्क्वायर को आपने इग्नोर कर देना है, सिर्फ नंबर की बात करते हैं हम। तो नंबर है +2, यानी आपने ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके +2 मिले, और उन्हीं 2 नंबर को प्लस या माइनस करके हमें मिडिल टर्म मिले, जो कि मिडिल टर्म कौन सी है हमारी 3। तो बहुत आसान है। 2 किस तरीके से आएगा, 2 इस तरीके से आ सकता है, 2 1 टाइम्स कितना होता है 2 होता है। तो अब इन्हीं 2 नंबर को ऐड करने से ये वाला नंबर मिलना चाहिए। बहुत आसान है, क्योंकि यही 2 नंबर अगर लिखूँ 2 और 1 और इनको मैं ऐड कर दूँ तो 2 + 1 क्या मिल जाता है 3, यानी मिड टर्म। इसका मतलब है तो बहुत आसानी से पता चल गया। तो यही हमने चीज़ यहाँ पर फॉलो कर लेनी है। तो हम किस तरह लिखेंगे इसको, पहले ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब जो साइन यहाँ पे होता है वो यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा होता है उसके पीछे वही आता है। तो 2 बड़ा नंबर है तो यहाँ प्लस का साइन है तो 2 के साथ भी प्लस ही लगाएंगे। और मैंने आपको बताया हुआ है जो वेरिएबल यहाँ पे लिखा होता है वही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे XY लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी आप XY लिखेंगे। अगला नंबर +1 है, क्योंकि 2 + 1 करने से 3 बना है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा +1 और साथ वही वेरिएबल XY। 2y² वैसे का वैसे ही, और आगे ये वाली चीज़ वैसे का वैसे ही उतार लें, यानी 3x/x + 2y। अब हमने क्या करना है, अब हमने कॉमन लेना है। तो उसके लिए पहले हमें ये चीज़ तो फिर दोबारा वैसे का वैसे ही उतारनी पड़ेगी, प्लस लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। अब मैं इसमें से कॉमन निकालूंगा। इन 2 में से क्या कॉमन है, इधर एक्स स्क्वायर है इधर x है, तो छोटी पार कॉमन आती है तो सिंपल एक x कॉमन आ जाएगा, और तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये 2x हैं, एक x बाहर आ चुका है, तो कॉमन के अंदर फिर जो चीज़ बचती है वो अंदर बचती है, यानी यहाँ पे लिखते हैं। तो 2x में से एक x बाहर थे तो एक x अंदर ब्रैकेट में बचेगा। प्लस का साइन 2 लिखेंगे, ये वाला एक x बाहर आ चुका है तो ये तो नहीं लिखेंगे, y बचा हुआ है वो बाहर नहीं है तो यहाँ पे y आ जाएगा, प्लस का साइन। इन 2 चीज़ों में से y कॉमन है, छोटी पार y की पार 1 है, बड़ी पार y की पार 2 है, तो यहाँ पे छोटी पार कॉमन लेंगे तो y कॉमन है। आगे ब्रैकेट्स लिखेंगे, x बचेगा, x लिख लें या 1x लिख लें एक ही बात है। प्लस का साइन, y तो नहीं आएगा क्योंकि y बाहर आ चुका है, 2 आएगा क्योंकि 2 बाहर नहीं है। ये 2 y हैं, एक y बाहर मौजूद है तो एक y बचेगा, वही यहाँ पे हम लिख देंगे। इसके अलावा मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि कॉमन लेने का मतलब ये होता है, जैसे इन 2 में से हमने x कॉमन लिया है तो आप हर टर्म को इससे डिवाइड कर दें, x से, जो आंसर आएगा वही ब्रैकेट के अंदर आ रहा होता है। इसके अलावा अगर ये 2 चीज़ें सेम आ रही हैं तो आपकी मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड ठीक है, अदरवाइज़ वो गलत है। तो यहाँ पर दोनों सेम आ चुकी हैं। अब इस चीज़ को वैसे उतार लें, तो ये मैंने वैसे उतार लिया। अब अगले स्टेप में इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x × x + y + 4, यहाँ पे लाइन आएगी। तो जो 2 चीज़ें सेम हैं वो एक मरतबा लिख लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 2y। तो 2 चीज़ें सेम थी वो एक मरतबा, और जो ये ब्रैकेट्स के बाहर होगी इनको मिलाकर भी एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी ये भी ब्रैकेट्स को मिलाकर हो जाएगा x + y। माइनस का साइन, ये चीज़ वैसे उतारेंगे 3x, और यहाँ पे भी ये x + 2y वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हमने एलसीएम लेना है, पहले मैं इन 2 का एलसीएम ले रहा हूँ, फिर उसके बाद इसके साथ एलसीएम लूँगा। आप तीनों का इकट्ठा एलसीएम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं इन 2 की बात करने लगा हूँ एलसीएम की। तो देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी चीज़ सेम है। मैंने आपको बताया अगर एलसीएम में कोई 2 चीज़ एग्जैक्टली सेम हो तो उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो यहाँ भी x + y है, यहाँ भी x + y है, तो यहाँ पे हम x + y ही लिख लेंगे। और जो चीज़ डिफरेंट होगी उसको भी एक दफ़ा उतार लेते हैं। तो ये डिफरेंट है बस, तो इसको भी एक दफ़ा उतार लेंगे। ये इसका एलसीएम हो गया। आगे के स्टेप्स में बताए हुए हैं, जो चीज़ सेम होती है वो कट जाती है, जो बचती है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है। तो x + y सेम है, कट गई, x + 2y बचा, वो ऊपर से x से मल्टीप्लाई होगा। तो आप लिख लें x × x + 2y। प्लस का साइन, यहाँ पे ये भी इससे कैंसिल सेम है, ये x + y इस x + y से सेम है कैंसिल, तो कुछ भी नहीं बचा, यानी सिर्फ ऊपर 4 ही लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे ये आपको वैसे का वैसे उतारना पड़ेगा, 3x/x + 2y।
अब इनको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे। आप इसको अगले स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको अभी यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, बल्कि मैं यहाँ पे एलसीएम ही ले लेता हूँ क्योंकि मेरा ख्याल है ये एक स्टेप में हो जाएगा, वरना स्टेप ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों चीज़ों का एलसीएम लेते हैं। तो फिर से एक लाइन लगाएंगे। अब देखें इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों फ्रैक्शन में हम यहाँ पे इकट्ठा ही एलसीएम ले रहे हैं, इनको एंड वाले स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। तो x+2y इधर भी है, x+2y इधर भी है, इसका मतलब एक मरतबा x+2y आएगा, तो वो तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। और जो चीज़ डिफरेंट होती है, नहीं आ रही होती कहीं और, तो वो भी हम एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो ये x+y भी यहाँ पे आपको एक दफ़ा लिख लेना है। ये सब रूल्स मैं क्वेश्चन नंबर 4 में बता चुका हूँ। तो ये हो गया एलसीएम। आगे स्टेप सेम है क्योंकि x+y से कैंसिल हो जाएगा, x+2y से कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है वही यहाँ पर लिखनी है। तो अब मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ वो चीज़, x टाइम्स x², x को 2y से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2xy +4 वैसे का वैसे। तो ये मैंने इसी चीज़ को मल्टीप्लाई करके लिख लिया क्योंकि ये सारी चीज़ तो इससे कैंसिल हो चुकी थी। माइनस का साइन 3x आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे ये x+2y से कैंसिल, सिर्फ x+y बचेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा x+y। अब अगला स्टेप हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 2xy +4 माइनस 3x को x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 3x² प्लस माइनस 3x को y से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3xy। नीचे लाइन डालें और ये सारी चीज़ वैसे ही लिख लें, यानी x+2y भी वैसे लिख लें और x+y को भी वैसे लिख लें। अब इसमें हमने जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व कर लेना है। तो देखें ये और ये एक जैसी टर्म है, दोनों में x² आ रहा है, ये +x² है, ये माइनस है। तो प्लस माइनस तो 3 में से x² माइनस कर दें, यानी x² का मतलब है 1 x² माइनस कर दें 3x² में से। तो 3 - 1 कितना होता है 2। x² साथ वैसे लिखना पड़ेगा और साइन बड़ी वैल्यू का, तो 3 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा। अब इन दो की बात करते हैं, ये भी xy है, ये भी xy है, तो प्लस माइनस यानी 3 में से 2 माइनस करें तो आएगा 1, xy लगाना पड़ेगा साथ, साइन बड़ी वैल्यू का, तो 3 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे माइनस है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे माइनस। और 4 जैसा तो कोई और नंबर आ नहीं रहा, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 4 और ये सारी की सारी चीज़ को आप नीचे वैसे का वैसे उतार लेंगे, x+2y और x+y। तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। आप इसमें 1xy लिख लें या सिंपल xy लिख लें, एक ही बात है। और इस x+y को और x+2y को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। पहले x+y लिख लें, बाद में x+2y लिख लें, या पहले ये इस तरह ही लिख लें जिस तरह मैंने लिखा हुआ है। दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें जो मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड मैंने बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर वो डिटेल्स में नहीं बताया, मैंने कोशिश किया कि आपको वो यहाँ पर समझ आ जाए, इतने स्टेप्स में बता दूँ, लेकिन मैंने वो चैप्टर नंबर 3 में कंप्लीट समझाया हुआ है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये था एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 5।